आइए तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हर एक दिन हम दिल्ली सल्तनत को लेकर के एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो इससे पहले वाले क्लास में हमने जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश होता है गुलाम वंश, उसको हमने ऐबक से लेकर के बलबन तक को पूरा शिद्दत से कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हमने जो खिलजी वंश की स्थापना करता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसको लेकर के वीडियो बनाया। और आज मेरा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी। तो आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो अलाउद्दीन खिलजी होता है ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका क्या होता है, भतीजा होता है। इसके पिताजी का मतलब अलाउद्दीन खिलजी के पिता का मृत्यु हो जाता है। देहांत होने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही इसको पालता पोसता है, और जब ये बड़ा हो जाता है तो अपनी बेटी से इसको विवाह कर देता है और इस प्रकार से ये दामाद हो जाता है। तो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी दामाद भी बन जाता है। इसके बचपन का नाम अली गुरसाप रहता है। इसके बचपन का नाम अली गुरसाप रहता है। तो ये जो अली गुरसाप होता है, बाद में ये जब गद्दी पे बैठता है तो अलाउद्दीन खिलजी के नाम से अपने गद्दी को संभालता है। ध्यान से समझिएगा, ये अली गुरसाप जब बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद इसको अपने बेटी से शादी करके दामाद बना लेता है। साथ ही करा एवं मानिकपुर की सूबेदारी इसको दे देता है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और ये बाबू इलाहाबाद के पास है। कहाँ है? इलाहाबाद के पास है। इसको दे देता है करा मानिकपुर की सूबेदारी। इस प्रकार से करा मानिकपुर का ये क्या हो जाता है, सूबेदार हो जाता है। एक प्रकार से कहें तो ये राज्यपाल के रूप में वहाँ पे काम करता है। इसके मन में जो एक राजा बनने की पिपासा थी, वो राजा बनने की पिपासा जो है प्रबल हो उठा, और इन्होंने बुलाया। जून जुलाई का महीना होता है और जुलाई के महीना में इसको बुलाता है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी को। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी को करा मानिकपुर के पास बुलाता है और चाकू घोंप करके, चाकू मारकर इसको मार देता है। इस प्रकार से ये अलाउद्दीन खिलजी जो है गद्दी पे बैठ जाता है। लेकिन इस बीच में कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको ध्यान से समझिएगा। बात निकल के आता है जब अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को जब मारता है तो उसको यूं ही गद्दी नहीं मिल जाता है। इसके लिए उसको बड़ी मशक्कत करना पड़ता है। इससे पहले जब ये युवा था तब इसको दक्षिण भारत का अभियान करने का पहले से अनुभव प्राप्त था, और इस प्रकार इन्होंने दक्षिण भारत में लूटमार मचाया था और बहुत बड़े मात्रा में धन भी इकट्ठा किया था। करा मानिकपुर में जब ये अपने ससुर या चाचा को मार देते हैं, मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारते हैं, उसके बाद ये जब पता चलता है उसकी पत्नी को, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पत्नी को, यानी कि इसका सास को, तो वो अपने बेटे को गद्दी पे बैठाता है। एक बेटा रहता है, उसको गद्दी पे बैठाता है। लेकिन जब इसको पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी को कि बेटा जो है, मेरा साला जो है गद्दी पे बैठ गया है, तो ये करा मानिकपुर जो कि इलाहाबाद के पास है, यहाँ से वो दिल्ली धन लुटाते हुए जाता है, जिससे जनता इसके फेवर में आ जाती है। इसके अलावा जो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक और बेटा रहता है, वो मुल्तान का सूबेदार रहता है। तो उसकी वाइफ जो है उस मुल्तान के सूबेदार को भी बुला लेता है कि तुम आओ, ऐसा ऐसा बात हो गया है। लेकिन जैसे ही दिल्ली के पास पहुंचता है अलाउद्दीन खिलजी धन बांटते हुए, तब वो सब समझ जाता है, उसकी पत्नी समझ जाती है और उसका दोनों बेटा समझ जाता है कि इसका विरोध करना, प्रतिरोध करना संभव नहीं है, और फलस्वरूप अंतिम रूप से ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के पक्ष में गद्दी को छोड़ करके वे माँ और दोनों बेटा मुल्तान की तरफ वापस चला जाता है। और इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी मतलब कि अली गुरसाप अलाउद्दीन खिलजी के नाम से गद्दी पे बैठता है, और बैठने के साथ ही अपने आप को सिकंदर ए शानी या सिकंदर द्वितीय शानी के नाम से राज्य को संभालता है। 1296 ईस्वी में ये कारनामा करता है, और इसके साथ ही ये राजा बन जाता है 1296 ईस्वी में। कुछ महीना का अंतर रहता है, लेकिन पीरियड वही रहता है। इसके बाद जैसे ही ये गद्दी पे बैठता है तो हमने कहा कि सिकंदर ए शानी की उपाधि ले लेता है और शासन को संभालता है।
बढ़िया से शासन चलाता है। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने कई राज्यों को जीतने का काम करता है, जिसको कि राजनीतिक अभियान के तहत हम देखेंगे या सैन्य अभियान के तहत देखेंगे। सबसे पहले ये गुजरात का अभियान करता है 1298 ईस्वी में। यहाँ पे मलिक काफूर को वहाँ से खरीद लेता है खंभात की खाड़ी के पास से 1000 दिनार में। तो इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी। और आप लोग बाबू जो आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं, इसको पॉइंट नोट कीजिएगा। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। गुजरात विजय के दरमियान ये खंभात की खाड़ी से खरीदता है और यही एक प्रकार का हिजरा होता है। क्या होता है बाबू? मलिक काफूर एक हिजरा होता है और यही हिजरा बाद में आगे चल के दक्षिण भारत के अभियान को ये सफल करवाता है और भारत के स्वर्णिम इतिहास में इसका भी नाम एक शिद्दत से, इज्जत से लिया जाता है। तो मलिक काफूर को जो गुजरात अभियान किया था 1298-99 में, वहाँ पे ये जीतता भी है, साथ ही मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदता है, इसीलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। इसके अलावा रणथंभौर पे आक्रमण कर जीतता है 1301 ईस्वी में। चित्तौड़ की विजय करता है 1303 ईस्वी में। और याद रखिएगा, यहाँ का राजा रहता है राजा रतन सिंह और रानी रहती है रानी पद्मिनी। मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने जो एक काव्य लिखा है, उस काव्य में इसका भरपूर जिक्र किया है। और अलाउद्दीन खिलजी नाम से जो सिनेमा अभी बना है, काफ़ी वाद विवाद के बाद इसको रिलीज किया गया। तो उन समय में जो भी दिखाया गया है, खैर वो तो फ्रिक्शन है, लेकिन कुल मिलाकर के बात निकल के आता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात रुकता हूँ और इस बात को समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, मलिक मोहम्मद जैसी और कई सारे इसके किंवदंतियाँ लिखी हुई है। बात होता है अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही शक्तिशाली एक योद्धा के रूप में उभर रहा होता है, क्योंकि उसके पास सेना ठीक ठाक होता है और सेना में उसमें एक प्रकार का धार भी होता है, क्योंकि बार बार वो जीत रहा होता है। गुजरात जीता है, रणथंभौर जीता है और अब की बार चित्तौड़ विजय का जब योजना बना रहा है, मेन जो बात आती है कि इसको पता चलता है कि रानी पद्मिनी जो है, राजपूतनी जो सरदार है, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, तो उसको देखने का पिपासा होता है। तब उसको ये लगता है कि हम देखें तो देखें कैसे। तो उन्होंने, राजा रतन सिंह रहता है, उसके यहाँ दरबार में अपना दूत भिजवाता है और दूत से यह कहते भिजवाता है कि हमको देखने की इजाज़त दिया जाए। लेकिन हिंदू परंपरा में किसी भी स्त्री को कोई गैर पुरुष देखे, ये किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन बात तो ठहरता है राजा का, और वो भी अलाउद्दीन खिलजी का, वो काफ़ी शक्तिशाली होता है। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए ये जो राजा रतन सिंह होता है, जो चित्तौड़ के राजा होते हैं, ये बात को मान लेते हैं। और इस आधार से वहाँ पे थोड़ा विवाद है, गोरा और बादल, गोरा एवं बादल, ये चाचा और भतीजा रहता है और ये बहुत ही बड़ा योद्धा होता है। ये इतना बड़ा योद्धा होता है, कहता है कि जब ये युद्ध किया था तो इसके सर कट गए थे और सर कटने के बावजूद भी ये तलवार चला रहा होता है। ये दोनों भतीजा और चाचा रहता है। बात को समझिएगा, ये जो राजा रतन सिंह होते हैं, ये बात को इन्हीं में विवाद होता है। गोरा और बादल में बात को लेकर के विवाद होता है। गोरा बादल चूंकि राज्य को स्वामी भक्ति को प्रदर्शित करता है, उसके खानदानी ये सब सेवक होते हैं, एक योद्धा होता है और सैनिक कभी भी सम्मान से समझौता नहीं करता है। उसके लिए जान हथेली पे होता है, लेकिन स्वाभिमान सर पे होता है, तो स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करता है। बात भी कुछ ऐसा होता है। राजा रतन सिंह अलाउद्दीन की शक्ति को देख करके वो ये कहता है कि हम अपनी बीवी को दिखाएंगे सीढ़ी पर से, और जल में प्रतिबिंब होगा, तो जो ये वाटर इमेज है, वाटर इमेज के माध्यम से वो देखेगा और चला जाएगा, इसमें हमको क्या बुराई है। लेकिन गोरा बादल कहता है कि हम किसी भी तरह से दिखाएंगे ही नहीं। यहीं पे बात अटकती है। वाद विवाद के बाद गोरा बादल जंगल में चला जाता है और फाइनल रूप से राजा रतन सिंह उसको दिखा देते हैं। जब देखने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के मन में वो ठरकी रहता ही है। अब कहती है, जब वाटर इमेज इसका इतना सुंदर है, तो या खुदा वो सामने से कितनी खूबसूरत होगी। उसके मन में और ज़्यादा क्या होता है, प्यार उमड़ आता है, या फिर कह लीजिए कि एक सम्मोहन होता है, ये उमड़ आता है। और फलस्वरूप वो डायरेक्ट रूप से देखने का प्रयास करता है और चुपके से, कहावत है कि उसको बंदी बना लेता है राजा रतन सिंह को, और वो एक्शन में आ जाता है रानी पद्मिनी को लेने के लिए। लेकिन पद्मिनी भाग जाती है वहाँ से और गोरा बादल को जंगल में भटकते हुए खोजती है, अंतिम रूप से मिल जाता है और ये गोरा बादल पुनः अपना मोर्चा संभालता है, लड़ाई करता है। वो जो कहानी है एक फिक्शन है, जो भी है, जैसा भी है, लेकिन इतिहास में गोरा और बादल अमर हो गए। राजा रतन सिंह की ये जो
सूरता है वो हमको मिला, और रानी पद्मिनी जो है वो भारतीय इतिहास की एक महान जो है औरत बन के रह गई। तो कुल मिलाकर के मलिक मोहम्मद जैसी की ये रचना है पद्मावती, उसमें इसका जिक्र मिलता है। और चित्तौड़ विजय अलाउद्दीन खिलजी के काम का एक कहानी है, और सही है, जीतता भी है इसको। फिर मालवा विजय है करता है, मारवाड़ ये भी एक राजपूत सरदार होते हैं, इसको जीतता है। फिर जालौर का विजय करता है, और इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये सभी उत्तर भारत के और जो राजपूत राज है इसको ये जीत लेता है। अभी हमने कहा कि दक्षिण भारत के विजय में मलिक काफिर जो है काफी योगदान करता है, यही इसका मेन सेनापति होता है। और 1000 में खरीदने के बाद इसका नाम 1000 दनारी रख दिया जाता है। ये एक हिजरा होता है बाबू, मलिक काफिर एक हिजरा होता है। तो सबसे पहले दक्षिण भारत में देवगिरी पे आक्रमण करता है और जीत लेता है। तेलंगाना या वारंगल पे आक्रमण करके जीत लेता है। और पांड्य राज, वीर पांड्य और सुंदर पांड्य यहाँ पे शासक रहते हैं, इसको भी पांड्य राज को जीत लेता है। इतना जीतने के बाद इसका राज उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण राज मालवा सहित रणथंभौर, उसके अलावा गुजरात तक का क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाता है। दिल्ली पे ये खुद राज करता रहता है। इन सभी क्षेत्रों में ये बहुत बड़े क्षेत्र का राजा बन बैठता है। राजा बनने के बाद चुनौतियां आती है कि साम्राज्य को चलाया कैसे जाए। तो उसके लिए कहावत है, केवल तलवार से ही दुनिया नहीं चलता है, कुछ नैतिकता और साथ ही कुछ बात होनी चाहिए, समरसता का, सामाजिक सरोकार भी होना चाहिए राज्य को चलाने के लिए। तो कुल मिलाकर के इससे अपने केंद्रीय प्रशासन का नींव रखता है, और इस केंद्रीय प्रशासन में ये खुद को यामीन उल खिलाफत नासरी उल मुमनीन कहता है। कुल मिलाकर के ये कहें कि ये याद रखिएगा, केंद्रीय प्रशासन ये जो होता है अलाउद्दीन खिलजी, ये खलीफा को मानता है, लेकिन याद रखिएगा खलीफा को उतना ही मानता है जितना कि राज्य में कानून में उसको संचालन करने में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न हो। कहने का मतलब है खलीफा को भी मानता है अलाउद्दीन खिलजी, उलेमा को भी मानता है, उसी हद तक मानता है जिस हद तक कि उसके शासन के संचालन में धर्म बाधा न आए। बात याद रखिएगा, उस हद तक खलीफा एवं उलेमा को मानता है जिस हद तक कि उसके शासन संचालन में धर्म बाधा बन के न आए, इस्लाम बाधा बन के न आए, उलेमा का कहा हुआ वचन बाधा बन के न आए। हम मानेंगे तो जरूर, लेकिन हम अपनी नीति के साथ कह रहे हैं, हम अपने वजूद को मानेंगे। अर्थात ये खलीफा को मानता है लेकिन उसके अपने राज्य के जो नीति होते हैं उसको प्रमुखता देता है। इस प्रकार ये पूर्ण निरंकुशता के साथ शासन करता है। टोटल निरंकुशता जो ऑटोक्रेसी होती है उसके साथ ये निरंकुशता से शासन करता है, और साथ ही अपने सहायता के लिए मंत्री परिषद भी नियुक्त करता है। मंत्री परिषद भी नियुक्त करता है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी अगर उलेमाओं से संबंध माने तो उलेमा को बात को मानता है, लेकिन उसी हद तक मानता है जिस हद तक कि शासन संचालन में बाधक न बने। खलीफा को मानता है लेकिन उसी हद तक मानता है जिस हद तक उसके शासन संचालन में बाधा न आने पाए। इसके अलावा न्याय व्यवस्था का बात करें तो न्याय का प्रमुख खुद राजा होता है। राजा के बाद सद्र ए जहां या जिसको काजी उल कुजात बोलते हैं, सद्र ए जहां या काजी उल कुजात बोलते हैं, उसके नीचा छोटे काजी होता है ना। कहावत है मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। काजी का मतलब न्याय का हेड, समझ रहे हैं बाबू, काजी का मतलब न्याय का हेड। इसके अलावा इसमें दंड की व्यवस्था भी जो था, मृत्यु दंड एवं अंग भंग की दोनों प्रकार का व्यवस्था था। जिस हिस्सा तक अगर वो गलती करता है काट दिया जाए, बात को समझे, और भी ज्यादा गलती करता है सर से धड़ को अलग कर दिया जाए। इसके बाद सैन्य सुरक्षा की बात करें तो ये अस्थाई सेना का बात करता है, अर्थात दिल्ली सल्तनत का ये ऐसा शासक है जिन्होंने पूर्ण रूप से अस्थाई सेना का बात करता है। सेना को इकता न दे करके नकद वेतन देता है। अस्थाई सेना का बात करता है, याद रखिए बाबू, एक अस्पा एवं द्विअस्पा। अस्पा का मतलब होता है घोड़ा। एक सेना जब एक घोड़ा को रखता है तो एक अस्पा बोलते हैं। इसके लिए 234 टंका दिया जाता है, और एक व्यक्ति अगर 2 घोड़ा को रखता था तो इसके लिए इसको 78 टंका अतिरिक्त दिया जाता था। अतिरिक्त इसको दिया जाता था। बाबू ये जो होता था ये प्रति वर्ष होता, महीना नहीं होता था। क्या होता था? प्रति वर्ष होता था। और ये भी क्या होता था? प्रति वर्ष होता था। तो बताइएगा बाबू भारती
कि अगर ये अस्थाई सेना रखता था, एक घोड़ा रखने वालों को क्या कहते थे? एक अस्पा। दो घोड़ा रखने वाले को दो अस्पा। जो व्यक्ति एक अस्पा रखता था उसको कितना मिलता था? 234 टन का। और जो व्यक्ति दो घोड़ा रखता था उसको एक घोड़ा का अतिरिक्त पे 78 टन का अतिरिक्त मिलता था। और ये प्रति वर्ष होता था। टंका क्या है? टंका चांदी का बना हुआ एक सिक्का है। टंका क्या है? चांदी का एक सिक्का होता है। तो बाबू याद रखिएगा, जैसे हमने इल्तुतमिश पढ़ाया था तो हमने बताया था कि चाट के जीत बाबू, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। चांदी का टंका, तांबे का जीतल, इन्होंने दो प्रकार का सिक्का जो चलवाया था, इसका हमने बात कहा था। तो चांदी का टंका ये चलवाता, मतलब देता है अपने सैनिकों को। इसके अलावा हमने बात कहा था कि इल्तुतमिश जो है इक्ता व्यवस्था को भारतवर्ष में लागू करता है बाकायदा से। हालांकि मोहम्मद गोरी ने पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक को इक्तेदार नियुक्त किया था, इक्ता प्रदान किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने अस्थायी रूप से, परमानेंट रूप से इक्ता देने का बात करता है। और इक्ता में ये होता है कि एक सेना होता है, उसको भूमि दे दिया जाता है, वो उस क्षेत्र का प्रशासन चलाए, अपना खर्च चलाए, और जो अतिरिक्त आय हो वो राजकोष में जमा कर दे। ये इक्ते का काम होता है, सैनिक के लिए किया गया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी का काम आता है तो ये इक्ता न दे करके क्या देता है बाबू? नकद वेतन देता है। और ये नकद वेतन 234 टन का प्रति वर्ष या 78 टन का अतिरिक्त दिया जाता है। इसके अलावा घोड़ा दागने की प्रथा, जैसे कि दाग एवं हुलिया प्रथा को ये क्या करता है? लागू करता है। इसको कड़ाई से पालन करवाने का काम करता है। फिर गुप्तचर व्यवस्था, जैसे कि गुप्तचर व्यवस्था को ये काफ़ी तेजी से विकास करता है और एक गुप्तचर विभाग का भी स्थापना करता है, ठीक ना। उसको बोलते हैं वरीद ए मुमालिक, और गुप्तचर को बोला जाता है वरीद। क्या बोलते हैं बाबू? गुप्तचर को क्या बोलते हैं? वरीद, ताकि राज्य में शासन संचालन बढ़िया से किया जा सके। इसके अलावा ये सैनिक को जो नकद वेतन देता था, तो इसके लिए क्या चाहिए कि राजकोष में आय भरपूर मात्रा में होना चाहिए। अगर राजकोष में आय नहीं होगा तो न सेना चलेगी, न ही कोई विजय का अभियान होगा। और राजा, जैसे कि सामंती दौर में हम गुप्तों के बाद वाला काल में देखते हैं कि साम्राज्य का विघटन हो जाता है, हिंदू शासक हार जाते हैं और आक्रांताओं का युग शुरू होता है। तो इसी के मद्देनजर इन्होंने सेना को पैसा देना शुरुआत करता है और इसके लिए इन्होंने बाजार नियंत्रण व्यवस्था, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को लागू करता है। आइए समझते हैं, इससे भरपूर क्वेश्चन बनता है मार्केट कंट्रोल पॉलिसी से। बाबू, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी में मुख्य वजह यह होता है कि सैनिकों को जो हम नकद वेतन देते हैं वो अगर कम है तो वस्तु भी कम कीमत पर बाजार में उपलब्ध करवाया जाए, ताकि सेना के लिए अतिरिक्त बर्डन वस्तु को खरीदने के लिए ना हो पाए। और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी यानी कि बाजार नियंत्रण नीति को लागू करता है। समझिएगा बाबू, ये जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी होता है इसमें एक बाजार होता है सराय-ए-अदल। सराय-ए-अदल क्या है बुआ? बाजार है जहाँ पर वस्तुओं का बिक्री होता है, अनाजों का बिक्री होता है। और इसके अलावा एक और बाजार होता था घोड़ों का बाजार। क्या होता था बाबू? घोड़ों का बाजार। और ये जो घोड़ों का बाजार होता था, यहाँ पे अच्छे नस्ल की घोड़ा बिकते थे। और जितना भी व्यापारी होता था उसके लिए लाइसेंस लेने की व्यवस्था होती थी। ऐसा नहीं है बाबू कि कोई भी आकर के बाजार में करने। अभी भी आप दिल्ली के पुराने दिल्ली में जाइएगा तो वहाँ पे बाजार है, मंडी है, और मंडी में अनाज का मंडी है, अलग है, ठीक है। तो वो अभी भी मिलता है। अभी भी दिल्ली में घोड़ा बाजार है, अभी भी प्रेजेंट है घोड़ा बाजार है, मंडी है, और वहाँ पे पूरा राशन का सामान भी मिलता है। आज के डेट में भी है। दिल्ली सल्तनत बीत जाने के बाद, मुगल काल पतन हो जाने के बाद, अंग्रेज यहाँ से आए और चले गए, आज़ादी के 75 बरस बीत जाने के बाद आज भी वो दिल्ली का धरोहर मौजूद है। आप दिल्ली में पुरानी बाजार में जाकर के, मंडी में जाकर के सस्ते दामों पे जिस क्वालिटी का आप अनाज चाहें मिल जाएगा आपको बाबू, जिस क्वालिटी का। अभी घोड़ा मंडी में जाइएगा, वहाँ पे मांस मिलता है। क्या मिलता है? मांस। हाँ, बकरी का मांस मिल जाएगा, खस्सी का मिल जाएगा, जिस टाइप का आपको मांस चाहिए, और कम कीमत में ठीक ठाक मांस मिल जाता है। अभी भी घोड़ा बाजार है।
मंगोलपुरी भी है दिल्ली में, मंडी भी है, तो ये सब अभी एग्जिस्ट करता है। तो बाबू लाइसेंस की व्यवस्था था और हर एक कोई नहीं कर मतलब बाजार में बेच सकता था। और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई अधिकारी, कोई व्यक्ति अगर कम तौलता था और अधिकारी उसको पकड़ लेता था तो उस हिस्सा से, जिस हिस्सा से वो कम तौला है, उस रेशियो में शरीर से मांस को काट करके निकाल लिया जाता था। बात को समझे। इसके अलावा इसमें सदर रियासत नाम के बड़े अधिकारी होते थे जो लाइसेंस व्यवस्था को लागू करवाने का काम करते थे, और सदर रियासत को सपोर्ट करने के लिए इसके नीचे 3 अधिकारी होते थे बाबू। एक को बोलते थे शहना, शहना का मतलब होता था निरीक्षक। दूसरे को बोलते थे बरीद, जो कि गुप्तचर अधिकारी होते, बोले ना अभी गुप्तचर का व्यवस्था किया था, तो ये गुप्तचर अधिकारी होते थे। और तीसरे को बोलते थे मुन्हिया। मुन्हिया गुप्तचर के ये बड़े अधिकारी होते थे और मुन्हिया गुप्तचर के ये छोटे अधिकारी होते थे। मुन्हिया क्या होते थे बाबू? ये छोटे गुप्तचर होते थे, छोटे गुप्तचर होते थे। कौन? जिसको मुन्हिया बोलते थे। तो सदर रियासत के अंतर्गत 3 छोटे अधिकारी आते थे। पहले को शहना निरीक्षक, दूसरे को बरीद गुप्तचर और तीसरे को मुन्हिया या छोटे गुप्तचर कहा जाता था। बाबू शहना ए मंडी दरोगा को कहा जाता था और यहाँ पे नियुक्ति किया जाता था ताकि बाजार व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया जा सके। और कुछ बात समझिए बाबू, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ये पहला व्यक्ति है भारतीय इतिहास का जिन्होंने PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या जिसको कि रसनिंग बोला जाता है, रसनिंग प्रणाली की लागू किया है, जिसको कोटा प्रणाली बोलते हैं। इसमें क्या होता था, अकाल के समय में अगर दिल्ली में और उसके आसपास के रीजन में अकाल आ जाता था तो वहाँ पे प्रत्येक परिवार को 20 किलो अनाज, 20 केजी अनाज दिया जाता था। और ये अनाज कहाँ से दिया जाता था, तो इसके लिए बात को समझिए, दिया जाता था, ये फैक्ट है, 20 किलो दिया जाता था। अब इसके लिए बाबू अलाउद्दीन खिलजी ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कुछ काम किया। अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि ये 1/2 कर लेने लगा, अर्थात 50% कर लेने लगा। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि कर की दर कितना होता था, 1/6 होता था या 1/5 होता था। अब क्या कर दिया, 1/2 कर दिया, मतलब 50%। कितना कर दिया बुआ? 50%। और कर की दर 50% कर दिया तो मतलब कर ज्यादा ले रहा है। इस प्रकार से वो अपने वो किया। इसके अलावा बड़े बड़े गोडाउनों का निर्माण किया, और इसी गोडाउन में इन्होंने इस अनाज को रखता था और राज्य में किसी भी प्रकार का उपद्रव हो ना पाए इसके लिए पहले से तैयार था। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी न केवल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मजबूती के साथ बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया, बल्कि इन्होंने न्याय व्यवस्था, सैन्य सुधार, केंद्रीय प्रशासन, सैन्य अभियान, इन सभी के क्षेत्रों में ये भरसकर काम करता है और भारतीय इतिहास में एक बहुत ही मजबूत शासक के रूप में उभर के आता है। इसके अलावा इसका मृत्यु जो है 1316 ईस्वी में हो जाता है और इसके बाद शासक बनता है सिहाबुद्दीन उमर। कौन बनता है शासक? सिहाबुद्दीन उमर। ये कुछ खास नहीं करता है। इसके बाद शासक बनता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कौन बनता है? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी होते हैं, ये इतना होता है कि खुद को खलीफा घोषित कर देता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप घटना चक्र बनाइएगा तो उसमें है खुद को खलीफा घोषित करने वाला शासक कौन है? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसके बाद शासक बनता है नसरुद्दीन खुसरो शाह। और नसरुद्दीन खुसरो शाह इससे भी आगे निकल के कहता है कि हम खलीफा ना है, हम पैगंबर ही हैं, मतलब पैगंबर का सेनापति हैं। कौन बोलता है? नसरुद्दीन खुसरो शाह। तो याद रखना है बुआ, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी खुद को खलीफा कहता है और नसरुद्दीन खुसरो शाह खुद को पैगंबर का सेनापति कहता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक नामक एक व्यक्ति होता है जो कि नसरुद्दीन खुसरो शाह को हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद ये वंश को खत्म करके नया वंश तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो तुगलक वंश के बारे में बाबू हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल एक बात और याद रखिएगा, देखिए हम जो सैनिक वाला बात पढ़ा रहे थे उसमें कुछ चीज छूट गया है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ना
खुम्स एक होता था, खुम्स लूट का धन। लूट के धन में 80% ये राज्य के पास रख लेता था और 20% सेना को देता था। बाकी के शासक खुम्स में, ये खुम्स होता था, सेना कहीं अभियान पे गया और अभियान पे जाने के बाद क्या करता था, लूटता था। तो लूटने के बाद 80% कहता था तुम राज्य को दो और बाकी 20% अपने रखता था सेना अपने पास। इसके अलावा सैन्य व्यवस्था में और समझाना है कि हाँ, हिंदुओं के प्रति नीति, हिंदुओं के प्रति बाबू इन्होंने कठोर नीति अपनाया। हिंदुओं के प्रति इन्होंने कठोर नीति का अवलंबन करता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो हिंदुओं के प्रति कठोर नीति अपनाता है। इसके अलावा खुम्स के दर जो होते हैं वो 80% अपने राज्य में रखता है और बाकी 20% जो है वो सेना को देता है। तो कुल मिलाकर के इसके बियॉन्ड आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जीएस का क्वेश्चन इस सेक्शन से बनाइएगा तो आपको 100% बनेगा। और इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को आप देखिए, समझिए, छोटा छोटा नोट्स बनाइए और संभव हो सके अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से डेली हम वीडियो बनाते रहेंगे। फिर मिलिएगा हमसे कल इसी समय। हम आपको एक नया टॉपिक अलाउद्दीन खिलजी के बाद तुगलक वंश, खास करके गयासुद्दीन तुगलक के साथ मिलेंगे। इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।